नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना संक्रमण के केसों की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। रिकॉर्ड तोड़ लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। 6 महीने बाद यानी 197 दिन के बाद पहली बार रिकॉर्ड 93,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 93,249 नए कोरोना केस आए और 513 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 60,048 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले 18 सितंबर को 93,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। वहीं देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में हो रही हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना के तकरीबन 50,000 नए केस सामने आए। वहीं 277 लोगों की मौत हुई। यह कोरोना की शुरुआत के बाद से राज्य में एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि रात को 8 से सुबह 7 बजे तक महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा दिन भर धारा 144 लागू रहेगी। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक शनिवार और रविवार को पूरे राज्य में लॉकडाउन होगा। ये सभी नियम कल यानी सोमवार रात को 8 बजे से लागू होंगे। क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा ये आपको बताते हैं। मॉल, रेस्टोरेंट और बार बंद करने का फैसला है। जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। सरकारी ऑफिस 50% की क्षमता के साथ काम करेंगे। सब्जी मंडियां बंद नहीं रहेंगी। शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक रिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। होटल में बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल्स, पार्क और खेल के मैदान बंद रहेंगे। रिक्शा, टैक्सी और ट्रेन बंद नहीं होंगी। किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। बड़े फिल्मों की शूटिंग की इजाजत भी अब नहीं होगी। इंडस्ट्री पूरी तरीके से चालू रहेगी। वर्कर्स पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% की क्षमता से चलेगा। धार्मिक स्थल को बंद करने का फैसला महाराष्ट्र की सरकार ने लिया है। ठाकरे सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया। बैठक के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी लगातार हो रही है। 6 महीने यानी 197 दिन के बाद पहली बार रिकॉर्ड 93,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 93,249 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 513 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। हालांकि 60,048 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, नई गाइडलाइंस कोरोना की जारी की है, क्या जानकारी इस बारे में? जी देखिए काजल, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार परिधि लगातार कर रही थी कि अगर लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार मजबूरन लॉकडाउन के लिए सोचेगी। ऐसे महाराष्ट्र सरकार ने आज विपक्ष को साथ में लेकर और महाराष्ट्र के तमाम कारोबारियों को लेकर आज मीटिंग की। मीटिंग में फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। वीकेंड यानी शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सरकार बंदी रहेगी। इसमें सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं को सहमति रहेगी, बाकी अन्य सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। लेकिन जिस तरह से लोगों के जहन में चल रहा था कि लॉकडाउन लगाने के बाद प्राइवेट बसों, रेलवे ट्रेनों को क्या होगा, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बाकी प्राइवेट बसें या फिर सरकारी सेवाएं बिल्कुल उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे चलती थी। अब ऐसे में सबसे बेहद जरूरी है जिस तरह से सरकारी सेवाएं और उसके तक लोगों से चलाया जाएगा, वही प्राइवेट जो जगह चल रहा था पूर्वोत्तर वैसा ही चलेगा।
इस तरह की कोई अभी तक जानकारी नहीं है। जैसा कि एसओपी में कहा गया है, मॉल ये रात 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, इस दौरान बिल्कुल रहेंगे। लेकिन होटल्स में डिलीवरी को लेकर परमिशन दी गई है, रात 8 बजे के बाद परमिशन दी गई है। ऐसे के तमाम गाइडलाइन है, लगातार हालात पालन के मतलब वहीं लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से गैदरिंग प्लेसेस हो, चाहे वो भाजी मार्केट हो, थिएटर हो या अन्य जगह हो, वहां पर लगातार कि किस तरह से लोग आवाजाही कर रहे हैं, किस तरह से लोग कोरोना का पालन पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। अगर गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। आज इन गाइडलाइंस को जारी किया गया है। हालांकि कल रात को 8 बजे से इनको लागू किया जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, पहले भी कई बार महाराष्ट्र की सरकार निर्देशित कर चुकी है कि लॉकडाउन लग सकता है। उम्मीद करेंगे कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इस बार इससे कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा, लोग समझेंगे, जागरूकता और ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल भी किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है? जी बिल्कुल काजल, तरह से है लगातार सरकार ने आज है कि स्थिति दयनीय नहीं या होती है तो जिस तरह से विपक्ष अब जो है वीकेंड लॉकडाउन को का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार लोगों को जिस तरह से सरकार ने आवाज लगाने से लोगों की पैकेज की घोषणा की थी, जहां सरकार को भी इस तरह के पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। उसके बाद पूरा मामला जो है विपक्ष को लेकर किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष को साथ में लेकर पूरे है, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष कहीं ना कहीं, तो ऐसे में आपको विपक्ष की जो मार है वो भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी। ये विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में हो जाती है। इसको लेकर एक और सवाल होगा क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में ना लगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह दिया था अगर उनको विलेन बनाया जाएगा तो वो बनने को तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को बचाना, महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। तो ये जो गाइडलाइंस नई जारी की गई हैं, अब जो गाइडलाइंस आज जारी की गई हैं, क्या विपक्ष महाराष्ट्र सरकार के साथ है, पूरा समर्थन दे रहा है? देखिए जिस तरह से आज उसके बाद तमाम विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस खुद इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मोदी से उनसे भी राय ली। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद किया गया। ऐसे में वो बिल्कुल सहमत नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार कलम लगाती है तो सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई करो के काफी अच्छे का घोषणा करें, उसके बाद इस तरह का पहले भी हमला था, उसके बाद फिर से विपक्ष में बैठे तमाम नेता, चाहे बात करकर हो, चाहे वो राम कदम हो या फिर देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने लगातार अपनी बातों को आवाज आम जनता, आम मुंबई करों के साथ फैसला ले रही। महाराष्ट्र में पहले भी लॉकडाउन लग चुका है, पहले भी कई बार पाबंदियां लग चुकी है। लोग लगातार गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं, बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं क्योंकि लगातार देखा जा रहा है। इस बार जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्या लगता है कि इनका पालन किया जाएगा? और अगर पालन किया जाएगा तभी महाराष्ट्र के लोग सुरक्षित हो सकते हैं। सरकार ये चेतावनी दे चुकी है कि बड़ी कड़ाई से इसका पालन करना ही होगा। अब कहीं मुंबई पुलिस के आधार पे पूरा निर्भर करते जिस तरह जारी की गई उसका पालन करवाना है। अब कल 7 बजे के बाद किस तरह की चीजें पूरा मामला नियंत्रण में है या नहीं, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार विचार करेगी। लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ में पूरी काम सौंप दी गई है। मुंबई पुलिस के वो ये कह दिया गया है कि आप पूरे कोरोना नहीं उसका करवाइए और कार्रवाई भी कीजिए। तो कहीं ना कहीं मामला मुंबई पुलिस के आने और बीएमसी भी पूरे मामले में बढ़ी रहेगी, क्योंकि बीएमसी की भी एक बड़ी नहीं बनती है
की तरफ से लगातार लोग लापरवाही है या गैंगस्टरिंग पुलिस इकट्ठा है। चाहे तो 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हो तो पुलिस तुरंत से कार्रवाई करेगी और एहतियातन जिस तरह की गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी कार्रवाई कर सकती है। अब से तकरीबन 1 साल पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब देखा गया था बहुत ज्यादा सख्ती, सबसे ज्यादा सख्ती मुंबई में लगभग बरती गई थी और उसका पालन लोगों ने भी किया था क्योंकि एक डर का माहौल था, एक डर था कोरोना को लेकर। लेकिन उसके बाद ठीक 1 साल बाद जो परिस्थितियां एक बार फिर से पैदा हो गई हैं वो डर दिखाई नहीं दे रहा है। खासकर बड़ी बात यह है कि वैक्सीन आ गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, अब शायद कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा और यही वजह है कि ये जो दूसरी लहर है उसकी शुरुआत हुई है। देखिए पहले दौर को जानकारी भी नहीं थी और दौर में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है उससे लोग काफी डरे समे हुए थे। अब लेकिन जिस तरह से वैक्सीन आ गई है, तमाम तरह की दवाइयां आ गई है, लोग जो है एंटीजन टेस्ट भी करवाने लगे हैं, लोगों को प्लाज्मा भी लगने लगा है, लोगों ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तरह तरह की तो आयुर्वेद की बात करें, एलोपैथ की बात करें, तमाम दवाएं सेवन क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से कोरोना की नई गाइडलाइंस महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने खुद बैठक की है और बैठक करने के बाद तमाम ऐसी गाइडलाइंस जिनको जारी किया है। हालांकि लॉकडाउन का फैसला अभी पूरे राज्य में नहीं लिया गया। एक ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा कि केरल में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा चुनाव के लिए। दूसरा चुनाव भी वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। वहीं राहुल गांधी ने केरल के हर व्यक्ति को न्यूनतम 6,000 रुपए हर महीने देने का वादा करते हुए कहा कि केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम हर व्यक्ति को न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। हर व्यक्ति के खाते में हर महीने 6,000 रुपए आएंगे। ये केरल से गरीबी खत्म करने के लिए एक कदम है। इसके बाद लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। केरल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी सालाना आय 72,000 रुपए से कम होगी। हम सभी को न्यूनतम आय देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूडीएफ केरल के लोगों के लिए कर सकती है। आपने मुझे वायनाड के सांसद के रूप में चुना। मेरे लिए जरूरी है कि यूडीएफ की सरकार वायनाड को एक विजन दे। वायनाड एक यूनिक जगह है, इससे वो चीज़ नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। इसे सही करने की ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो छूट गई है। यहाँ हेल्थ केयर और मेडिकल कॉलेज पर तत्काल काम करने की ज़रूरत है। आदमी और जानवरों के बीच होने वाले संघर्षों के लिए बफर जोन पर काम करने की ज़रूरत है। हम निश्चित तौर पर इन सभी मसलों पर काम करेंगे। हमारे पास आदिवासियों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। वायनाड में पर्यटन और मसालों का केंद्र बनाने के लिए तमाम संभावनाएं हैं। लेफ्ट सरकार के साथ यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर यूडीएफ सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। इसलिए वायनाड से कांग्रेस को जिताना बेहद ज़रूरी है। चुनावों से कुछ दिन पहले एक बोर्ड लगा दिया है और कह दिया है कि मेडिकल कॉलेज है। अगर वायनाड के लोगों को ऐसे बोर्ड की ज़रूरत है तो हम हर जगह ऐसे बोर्ड लगा देंगे। हमें एसएस मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है।
आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सागर। केरल में इलेक्शन है, कांग्रेस ने बड़ा वादा कर दिया है कि हर महीने हर व्यक्ति को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सिर्फ चुनावी वादा लग रहा है आपको या फिर धरातल पर उतरेगा भी? क्या लग रहा है, क्योंकि ऐसे पहले भी कई बार वादे हो चुके हैं, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की। क्योंकि पहले वायदे होते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं काजल। लेकिन ये जो दिल्ली मॉडल है, देखिए ये दिल्ली में जो मॉडल है वो सक्सेस मॉडल रहा है केजरीवाल सरकार का, आम आदमी पार्टी का, कि पानी फ्री, बिजली फ्री, अभी मेट्रो में यात्राएं फ्री। तो ये और जो फ्री का फंडा है तो नया नहीं है। इससे पहले आप देखेंगे साउथ में तो भी कलर टेलीविजन, साइकिल, लैपटॉप, मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको यूज किया है जी। और इसके एक पॉजिटिव परिणाम भी सामने आए हैं। अभी जहाँ जहाँ चाहे वो बिहार की बात करें, भी साइकिल बांटी थी या तो वहाँ सत्ता मिली है जी। अगर हम यूपी की बात करें, लैपटॉप वगैरह बांटे गए तो वहाँ सत्ता में आए हैं। तो ये टेस्टेड फॉर्मूला उभर कर सामने आ रहा है। इसी तरह दिल्ली में हम देखें कि दिल्ली में भी जो जिस तरह के अनाउंस हुए उसके बाद सत्ता मिली है, तो पॉलिटिकल पार्टियों का इस ओर ध्यान गया है। कल तक जो आलोचना करते थे कि ये फ्री का फंडा है और ये गलत है, इसको गलत बोलते रहते थे, आज वही उसी फॉर्मूले को एडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। आप देखेंगे बंगाल के इलेक्शन में भी ये फॉर्मूला का असर देखने को मिल रहा है और यही आप देखेंगे कि वायनाड में भी या वहाँ पे भी लोकल इलेक्शन में एक मुद्दा है। ये बात अलग है कि पब्लिक जब तक मिलता नहीं तब तक विश्वास नहीं करती है, तो कई बार घोषणा पत्र और वायदे रह जाते हैं और इलेक्शन के बाद सब हवाई हो जाता है। मैं बात करूं कि भी किसानों का ऋण माफ करने की या किसानों को दूसरी सुविधाएं देने की, तो फिर वो सिंबॉलिक होकर रह गया। उसमें भी वर्गीकरण कर दिया गया कि भी नहीं, वो ट्रैक्टर का ऋण माफ नहीं होगा, भैंस का ऋण माफ होगा। अरे किसान ने कर्ज लिया है, उसने भैंस खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है, क्या किया है, कर्ज तो कर्ज है ना, तो उसको बाइफरकेशन कर देते हैं। तो ये एक जो समस्या रही है इसके निराकरण, और जो अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इस पर फोकस किया है, तो वो दिल्ली मॉडल को ही देख के उन्होंने भी वहाँ फोकस किया है। अब जनता कितना विश्वास करती है उसके ऊपर, और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं या दूसरी जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करती हैं। ये बात अलग है कि वो भी उसी फॉर्मूले पर कहीं आना चाहती हैं। तो जनता का मूड है कि देखिए वो जो भी वायदा कर रहा है या घोषणा कर रहा है उसके ऊपर कितना विश्वास उसको है, वो देखने वाली बात होती है। ठीक है आरबी उपाध्याय जी, आप बने रहिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6,984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो केरल में इलेक्शन है जिसके चलते बड़े बड़े वादे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। राहुल गांधी एक बड़ा वादा करते हुए चुनावी मैदान में उतरे हैं और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि हर महीने हर व्यक्ति को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। हर महीने हर व्यक्ति को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे वादे हो चुके हैं। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, पहले भी ऐसे कई बार वादे हो चुके हैं। हालांकि अब जो है सिर्फ पब्लिक को इतना समझ आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है, एक लालच दिया जाता है पब्लिक को।
तो पहली बात तो ये है काजल के कहीं ना कहीं कोर्ट को इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो भी आप घोषणा करते हैं घोषणा पत्र में या फिर जो वायदे करते हैं उनको कहीं ना कहीं कानूनी जामा पहनाने की जरूरत है। तो जिस तरीके से अभी वोट लेने के बाद में मुकर जाती हैं पार्टियां, तो वो एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। लेकिन जनता में जो एक विश्वास जगह है काजल, मैं इसलिए मानता हूँ कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में दिया है कि हम फ्री यात्रा दे रहे हैं मेट्रो में, पानी का अभी फ्री दे रहे हैं, बिजली पे हम ये दे रहे हैं, तो वो चीजें फिजिबल हुई हैं। तो जनता में जो एक विश्वास जगने का जो कारण है वो ये है कि जब दिल्ली में हो सकता है तो बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है। ये सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी एक आरबी उपाध्याय जी, willing है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल यह है कि राजनीतिक दलों को ऐसा क्यों लगता है कि जो पब्लिक है मुद्दों की बात कम सुनेगी और लालच में ज्यादा आ जाएगी, इसलिए लालच की बातें सिर्फ और सिर्फ की जाती। कभी पैसों का लालच दे दिया जाता है, कभी इस तरीके की महीने की किस्त का लालच दे दिया जाता है, मुद्दों की बातें नहीं होती हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की बात हो। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात आती है काबिल डिलीवरी नहीं, जो सत्ताधारी दल है वो भी डिलीवरी नहीं दे पाया। हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है, अभी रोजगार के क्षेत्र में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं है। रोजगार का वायदा कर रहे हैं लेकिन आप रोजगार देंगे कहाँ से? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा, कोई नई फैक्ट्री लग नहीं रही। तो मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक को भी दिखता है कि हवाई वायदे, इन वायदों में एक्चुअल में कैसे, तो देखिए डिलीवरी की अगर बात होती तो वो उस पर बात होती, मुद्दों के ऊपर जब आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे तो आप दाएं भटकाएंगे, कहीं तो भटकाएंगे ना पब्लिक को अपनी नाका में छुपाने के लिए। इस तरह के दाएं बाएं की, चाहे धर्म का हो, जाति का हो, संप्रदाय का हो, राष्ट्र का हो, इन सब के ऊपर भटकाएंगे या फिर लालच देके उसे इधर लेके आएंगे। तो मेन मुद्दे हैं तो डेप्थ में चले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात राहुल गांधी की तरफ से कही है और साफ तौर पर कहा गया है कि हर व्यक्ति को हर महीने 6,000 रुपये दिए जाएंगे अगर वहां पर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो। और आपको ये भी बता दें कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस का फोकस है वो असम और केरल में है। बंगाल में उतना ज़्यादा फोकस नहीं देखने को मिला है। शायद कांग्रेस को लगता है कि उतना जनाधार बंगाल में नहीं है, उतने वोट बंगाल में नहीं मिलेंगे जिससे कि विजय हासिल हो सके, इसलिए पूरा का पूरा जो फोकस है वो केरल और असम में देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां और चुनावी जनसभाएं, चाहे वो राहुल गांधी की हो या फिर प्रियंका गांधी की हो, वो सिर्फ और सिर्फ असम में दिखाई दे रही हैं या फिर केरल में। हालांकि वायनाड उनका संसदीय क्षेत्र है, अपने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी जाते रहते हैं, वहां पर और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि अगर वायनाड की जनता ने उनको सांसद बनाया है तो आगे भी पब्लिक उनका साथ देगी। और यही वजह है कि वहाँ पर अलग अलग तरीकों से लोगों के साथ बैठते हुए, बच्चों के साथ बैठते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। हालांकि जब इलेक्शन होते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, चाहे वो ज़मीन पर बैठने की बात हो या फिर खेतों में जाकर फसल काटने की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर टीएमसी की बात हो या फिर बीजेपी। सभी राजनीतिक दल चुनावी रोटियां सेकने के लिए साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना देते हैं। चरण सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चरण सिंह जी, बड़ा वादा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हर महीने 6,000 रुपये हर व्यक्ति को दिए जाएंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है केरल में। ये सिर्फ क्या समझें इसको, चुनावी वादा या फिर धरातल पर हम देख पाएंगे या फिर केरल की जनता भी देख पाएगी? नहीं, देखिए इसी तरह की स्कीम जो है न्यूनतम आय योजना, ये श्री राहुल गांधी जी का ब्रेन चाइल्ड, ये लोकसभा के समय भी हमने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था जी। हम जरूर चाहते हैं कि इस तरह की कोई योजना बने जिसमें देश का या केरला के राज्य का जो गरीब व्यक्ति है उसको कुछ न कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, और इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। ये कोई चैरिटी नहीं है, इससे इकोनॉमी का चक्र जो है वो उसको एक गति देने का प्रयास इसमें होगा, क्योंकि अगर लोगों की जेब में पैसे होंगे तो वो उनकी खरीद करने की क्षमता बढ़ेगी, उसी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, और इकोनॉमी में जो डिमांड और सप्लाई का जो खेल होता है
जो डिमांड और सप्लाई का रेशियो जो है जी। वो बढ़ना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो ऊपर उठ पाती है। तो ये एक मतलब इकोनॉमी के एंगल से श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने ये वादा केरला के लोगों से किया है। और ये समझे कि अगर केरला में कामयाब होता है तो राहुल गांधी जी ने ये भी कहा है कि फिर कांग्रेस शासित राज्य जो और भी है उसमें भी हम ये लागू करेंगे। यानी जिस तरह से मनरेगा में एक प्रयास कांग्रेस पार्टी ने तब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया था और वो मनरेगा खूब कामयाब हुई, हालांकि बीजेपी के नेता उसको खुद नरेंद्र मोदी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज खुद नरेंद्र मोदी मनरेगा के पैसे भी लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं। तो कुछ न कुछ स्कीम इस तरह की हमेशा ये एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है जिसमें नई स्कीमें लानी पड़ती हैं और जिस तरह से हम गरीबी का स्तर जो है वो नीचे ले जा सके, लोगों की जेबों में पैसे आ सके। तो ये कुल मिलाकर के ये केरला की जनता के लिए और खास करके गरीब लोगों के हित में ये निर्णय लिया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी रबर, कोकोनट, पैडी उसके लिए भी अनाउंस किया है। महिलाओं के लिए भी कुछ इस तरह की सुविधाएं अनाउंस करी हैं। तो कुल मिलाकर के केरला की जो जनता है उसके लिए ये यूडीएफ की तरफ से श्री राहुल गांधी जी ने ये वादे किए हैं। इसको निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसको पूरा किया जाएगा। जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसीलिए ये सवाल पूछना आपसे बनता है कि पब्लिक भरोसा कैसे करेगी 6,000 के वादे पर कि हर महीने हर व्यक्ति को 6,000 रुपए मिलेंगे? वो क्या आधार होगा जिसके जरिए भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि पहले भी कई बार वादे हो चुके हैं। 15 लाख का वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तो पब्लिक को पहले भी इस तरह का देखने को मिल चुका है, झूठे वादे पहले हो चुके हैं। राहुल गांधी का जो वादा है, किस तरीके से इस पर भरोसा किया जाएगा? देखिए, जितने भी झूठे वादों की आप बात कर रहे हैं, चाहे 15 लाख रुपए का है या 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष का है, वो भारत की झूठी पार्टी यानी बीजेपी का है। वो कांग्रेस पार्टी का वादा नहीं था। कांग्रेस पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। हमने मनरेगा की स्कीम लाई है, ये बहुत बड़ा संकेत पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि गरीबों का जो एक स्तर है उसको अगर हमको ऊपर उठाना है, उसको गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, तो इस तरह की स्कीम हमको लानी पड़ेगी। तो अगर कांग्रेस पार्टी मनरेगा कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर सकती है और उसी मनरेगा को बीजेपी भी आज फॉलो कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लोगों के मन में ये शंका रहेगी कि इस तरह की स्कीम नहीं हो सकती है। क्योंकि झूठे वादे कहें या कुछ भी कहें, 15 लाख का वादा अगर बीजेपी की तरफ से किया गया था तो पहले मोदी सरकार पार्ट 1 में किया गया था, वो 15 लाख पब्लिक को मिल नहीं पाए। मोदी सरकार पार्ट 2 बन जाती है, उसमें भी नहीं मिल पाए। तो अब जो भरोसा है राजनीतिक दलों से इस तरह के वादे का, वो लगभग टूट सा रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने जैसे पहले बताया कि कांग्रेस और भारत की झूठी पार्टी, भारत की जुमला पार्टी में बहुत फर्क है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो 30 रुपए 40 रुपए प्रति लीटर होंगे, और आज पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो आसमान छू रहे, 95 रुपए, कहीं 97 रुपए हो चुके हैं। इन्होंने तो हर वो वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा का वादा किया, तो आज पूरे देश के अंदर जो बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि उसमें उछाल आ रहा है और सरकार उसमें कामयाब नहीं रही। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से बड़ा वादा किया गया था कि हर महीने 6,000 रुपए केरल की जनता को दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।